Welcome friends. So in this lecture we will be discussing about the various compounds of the transition elements. जो हमारे transition elements हैं उनके compound के बारे में बात करेंगे. Specifically पहले हम ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायन जो ऑक्सो कैटायंस बनाते हैं ऑक्सो एनायंस उसके बारे में बात करेंगे. ऑक्सो आयंस जो बनते हैं और फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और उनके केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे. अब बात करते हैं जैसे कि हमारी जो ऑक्साइड्स होती है तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं. अब ट्रांजिशन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं वो ऑक्साइड जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में आ जाती है, राइट. जैसे कि अगर हम मैंगनीज की बात करें तो हमारे पास MnO सिंपल, राइट. फिर हमारे पास Mn3O4, Mn2O3, राइट, MnO2 और Mn2O7. ये हमारे पास ऑक्साइड्स होती हैं किसकी, मैंगनीज की. अब देखा जाए तो हमारे पास जो ऑक्साइड्स है अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्साइड्स जो है कैसे अलोंग द पीरियड अगर हम चलते हैं तो मैक्सिमम जो उनकी ग्रुप नंबर होता है वहां तक मैक्सिमम हाईएस्ट ओशन स्टेट आती है. मैंने आपको पहले बताया था मैंग्नीज के केस में जैसे कि 7 तक आ जाती है, +2 से +7 तक दिखा देता है, राइट. तो Mn2O7 हमारे पास बन जाती है. अब जो जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट more acidic it is, more acidic it is. कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा. ठीक है बच्चे. तो मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास MO होती है अगर हम देखा है सिंपल MO मैंगनीज ऑक्साइड हो गई MnO, तो ये हमेशा कैसी होती है, आयनिक इन नेचर होती है. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगी वो हमारे पास कैसी होंगी, दे विल बी आयनिक इन नेचर इन अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. अब हमारे पास देखा जाए सिर्फ कौन नहीं बनाता है MO, सिर्फ हमारे पास जो स्कैंडियम होता है क्योंकि स्कैंडियम से एक ऑक्साइड बनाएगा Sc2O3 ओनली दिस. इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सारे MO की फॉर्म में हमारे पास बनाते हैं. ठीक है बच्चे. अब अगर हम इन्हीं ऑक्साइड्स की बात करें तो इसी ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो हमारी जो MnO है कैरेक्टर भी चेंज होगा. पहले भी ये बेसिक अगर लोअर ऑक्साइड में है, राइट, तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या होगी, बेसिक होगी. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो वो एसिडिक होगी और इन बिटवीन होगा तो वो क्या होगी, हमारी एम्फोटेरिक होगी, राइट. तो हमारे पास जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो कैसी होती है, बेसिक होती है, राइट. फिर ये हमारी अगर तीनों देखी जाए ये कैसी है, हमारी एम्फोटेरिक है और ये हमारी क्या है, एसिडिक है. ठीक है बच्चे. सो जो हमारा आयनिक कैरेक्टर है वो तो क्या कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर ऐसे बढ़ रहा है. ठीक है. बेसिक MnO इज बेसिक, Mn3O4, Mn2O3 और MnO2 आर एम्फोटेरिक, Mn2O7 इज एसिडिक इन नेचर, राइट. ग्रुप 7 तक मैक्सिमम +7 आती है. फिर ग्रुप 7 के बाद आफ्टर ग्रुप 7 मींस जब हमारे पास आयरन वाला केस आता है तो वहां से सिर्फ +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसे Fe2O3 बन जाती है हमारे पास, क्या बन जाती है, Fe2O3. ठीक है बच्चे. अब कुछ हमारे पास जैसे ऑक्साइड भी पूछ लेते हैं. हमारे पास क्रोमियम की ऑक्साइड है, जैसे हमारे पास CrO है और Cr2O3 है, राइट. पूछ लेते हैं तो ये मैंने बताया CrO होगा तो ये क्या है, बेसिक है. और Cr2O3 जो है ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है. क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट. नॉर्मली M2O3 वाली जो होती है एसिडिक होती है, बट इसमें हमारे पास जो है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 जो होती है वो क्या है, एम्फोटेरिक है. और अगर हमारी CrO3 की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एसिडिक इन नेचर. इसमें हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, इसमें 3, इसमें हमारे पास कितनी है, 2. ठीक है
ठीक है बच्चे। अब इसके साथ साथ जो हमारे पास ऑक्साइड्स होती हैं ये मेटल के साथ कंबाइन कर जाती हैं, राइट। वो अपने क्या बना लेते हैं, ऑक्सो कैटायन बना लेते हैं। सो कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सो कैटायंस बना लेते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को अपनी स्टेबलाइज करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो कैटायंस। अब ऑक्सो कैटायन में हमारे पास जैसे कि वेनेडियम का है, वेनेडियम की जो 5 स्टेट होती है उसमें वो क्या आता है इस स्टेट में VO2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव के अंदर हमारे पास ये कितना आता है, इसमें वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, राइट। फिर वेनेडियम की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आएगी, अगर मैं हमारे पास VO2 पॉजिटिव करूंगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं Ti4, तो टाइटेनियम की Ti4 जो आएगी वो हमारे पास किसमें आ जाएगी, TiO2 पॉजिटिव, राइट। तो ये ऑक्सो कैटायंस भी हमारे पास बन जाते हैं किसमें, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास वेनेडियम का भी पूछ लेते हैं, जैसे वेनेडियम की ऑक्साइड्स हैं, तो वेनेडियम की ऑक्साइड नॉर्मल वाली नीचे वाली होगी तो क्या होगी, इट विल बी बेसिक इन नेचर। अगर हम V2O5 की बात करें वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड देखा जाए तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक इन नेचर होती है, कैसी होती है, एसिडिक नेचर। बट ये एम्फोटेरिक नेचर भी दिखाती है, एम्फोटेरिक नेचर भी दिखाई है। फिर एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ये डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है जी। ये जो V2O5 है ये हमारे पास एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी। अब जो एसिड और बेस साथ रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायंस दोनों के दोनों बना लेता है, राइट। जब V2O5 को अगर हम देखें कि अगर हम इसको बेस के साथ करें, V2O5 को अगर हम अल्कली के साथ करें और अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करें, तो अगर अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये आयंस बना लेगा। और अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो ये क्या देगा, ये दे देगा, ठीक है बच्चे। सो जो हमारे पास वेनेडियम की ऑक्साइड है ये V2O5 कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर दिखाती है, राइट। वैसे जनरली देखा जाए तो एसिडिक होती है, जनरली देखा जाए तो V2O5 क्या होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी होगा तो वो एसिडिक होती है, बट ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर देती है। अल्कली के साथ करेंगे तो VO4 नेगेटिव बना लेगा, एसिड के साथ करेगा तो VO4 पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी ऑक्साइड्स पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये अगर देखा जाए कि हमारी जो ऑक्साइड्स हैं अगर ये वाटर के साथ कर दे तो एसिड एनहाइड्राइड होती हैं, एसिड एनहाइड्राइड क्या बना लेंगे, रिस्पेक्टिव एसिड बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, रिस्पेक्टिव एसिड बना लेती हैं। जैसे अगर मैं क्रोमियम की ऑक्साइड को इसके अंदर मैं पानी डाल दूं तो ये क्या बना लेगा, क्रोमेट एसिड बना लेगा, इट विल फॉर्म H2CrO4, H2CrO4, ठीक है। या फिर क्या बना लेगा, H2Cr2O7, ठीक है, राइट। तो अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है, ऐसे हो या सीबीएसई में इक्वेशन पक्का बैलेंस करने के लिए आती है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो पहले बात करते हैं K2Cr2O7। हम दो पढ़ेंगे, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और पोटेशियम परमैंगनेट भी, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है कभी कभी प्रिपरेशन पूछ लेते हैं, नॉर्मली नहीं पूछ जाती है बट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन जो करते हैं ये किससे की जाती है, क्रोमाइट ore से की जाती है, किससे की जाती है, क्रोमाइट। अब क्रोमाइट और हमारे पास क्या होता है, फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, FeCr2O4,
राइट। तो जो हमारे पास क्रोमाइड ओर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे या तो NaH की प्रेजेंस में या सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्रोमाइड ओर जो है उसको हम NaOH और ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, या फिर हमारे पास क्रोमाइड ओर है उसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट प्लस वाटर। क्या बन जाएगा, प्लस वाटर प्लस फेरिक ऑक्साइड। ये आपके पास कंपाउंड बनेंगे जब आप क्या क्रोमाइड ओर को NaOH और ऑक्सीजन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, क्रोमाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ करेंगे। अब मान के चलो हम Na2CO3 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता, Na2CrO4। अब यहाँ पर कार्बोनेट है तो इसलिए यहाँ पर CO2 गैस आ जाएगी और बाकी हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये सेम रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा पहला स्टेप था। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, राइट। मतलब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्रोमेट आया है अब हम क्रोमेट से क्या बनाएंगे, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में करना है तो उसकी एसिडिफिकेशन की जाएगी। क्या की जाएगी, एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या है, Na2CrO4 प्लस H2SO4 डालेंगे हम। क्या डालेंगे, और वो भी कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड। तो ये क्या कर देगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, Na2Cr2O7 Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर, राइट। फिर इसके बाद जो आपके पास आता है कि आप सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप Na2Cr2O7 को हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देंगे। अब पोटेशियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारे पास K2Cr2O7 प्लस NaCl, राइट। अब लेबोरेटरी के अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हम सोडियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं टाइट्रेशन के टाइम पर, क्योंकि ये डेलिब्रेशन होता है। क्या होता है, इट इज डेलिब्रेशन, देयरफॉर वी डू नॉट यूज इट। ठीक है, हम सोडियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखा जाए कि आपके पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज। इट इज ऑरेंज इन कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। अब अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये रिएक्शन दे देते हैं कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेशियम क्रोमेट बना लेगा। क्या बना लेगा, it will form potassium chromate. Chromate is CrO4 2 नेगेटिव होता है, डाइक्रोमेट इज Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। तो it will form potassium chromate, chromium oxide और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो वो पोटेशियम क्रोमेट देगा, क्रोमियम ऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा। सेकेंड, if we treat it with alkali, क्या K2Cr2O7 treated with alkali। अगर हम अल्कली के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट को करेंगे तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कर देगा प्लस
वाटर बनाएगा। ठीक है, जैसे कि K2Cr2O7 treated with KOH, it gives K2CrO4 plus H2O, वाटर दे देगा, राइट। तो हम इससे देख सकते हैं कि अगर हम डाइक्रोमेट के अंदर बेसिक मीडियम में करें, अगर हम डाइक्रोमेट के अंदर बेसिक मीडियम में करेंगे तो वो क्रोमेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, राइट। फिर सपोज हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो हमारे पास क्रोमेट हमें वापस चाहिए, तो हम क्रोमेट ओर के अंदर अगर हम H पॉजिटिव डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर हम क्रोमेट ओर के अंदर एसिड डालते हैं तो वो क्या करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देगा, इंटरकन्वर्सिबल। आपको बोल सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाइए तो आप क्या करेंगे, अल्कली डालेंगे। आपको बोला क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाइए तो आप क्या करेंगे, अभी हमने देखा था क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। ठीक है, अगर एसिड डालते हैं क्रोमेट के अंदर, इंटरकन्वर्जन में देखा था। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास K2CrO4 है, पोटेशियम क्रोमेट है, इसके अंदर हम H2SO4 डालेंगे, तो अगर हम पोटेशियम क्रोमेट के अंदर H2SO4 डालेंगे तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर देगा। तो आपके पास K2Cr2O7 आएगा, K2SO4 आएगा और वाटर आएगा। ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड ऑन क्रोमेट। ठीक है, अब देखा जाए तो हम अगर इंटरकन्वर्जन देखें, दोनों ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें CrO4 नेगेटिव, इसके अंदर अगर हमने H पॉजिटिव डाल दिए, क्या डाल दिए, H पॉजिटिव डाल दिए, तो ये क्या कर रहा है, Cr2O7 नेगेटिव बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो हमारा डाइक्रोमेट के अंदर अगर हम क्या करें, इंटरकन्वर्सिबल क्या होगा, Cr2O7 नेगेटिव के अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं, इफ वी ऐड, तो क्या देगा, CrO4 प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, क्या देगा, तो अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2Cr4 नेगेटिव हो गया, H हमारे 2H पॉजिटिव आ गए, क्या आ गए, H हमारे 2H पॉजिटिव। अब ये देखिए कि ये इंटरकन्वर्सिबल है, तो पीएच को अगर हम क्या करते हैं, डाइक्रोमेट, अगर हम पीएच को बढ़ाएंगे तो वो क्रोमेट में बदल जाएगा, और अगर हम पीएच को कम करेंगे, अगर हम पीएच को कम करेंगे तो वो डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, राइट। ये हमारे पास कैसा होता है, ऑरेंज होता है, कैसा, ऑरेंज। और ये हमारे पास कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है बच्चे, सो क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है, इनके अंदर जो कलर डिफरेंस आता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज ड्यू टू मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जब चार्ज ट्रांसफर होता है उसकी वजह से हमारे पास जो है कलर चेंज आता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर अगर हम नॉर्मल एसिड डालते हैं, एक्शन ऑफ एसिड ऑन K2Cr2O7 कौन सा है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, कोल्ड और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, K2Cr2O7 के अंदर हमने H2SO4 डाला, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म क्रोमियम के ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगा, कोल्ड और कंसंट्रेटेड डालेंगे। अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड डालते हैं, अगर हम हॉट और कंसंट्रेटेड डालेंगे तो क्या होगा,
अगर वाटर कंसंट्रेटेड है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो ये क्या देगा, इट विल गिव सॉल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली ऐसे ही रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी होता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी सॉल्ट, वाटर और ऑक्सीजन दे देगा। अब जो ये ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, नेसेंट ऑक्सीजन कह सकते हैं हम, अगर हम इसको पार्शियली सेग्रीगेट करके लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करवाती है और ऑक्सीडेशन करवा देती है डिफरेंट सब्सटेंस का। ठीक है, ओके। आपसे ये पूछ लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होगा, कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसका क्या आएगा, मोलर मास अपॉन 6, क्या आएगा, मोलर मास अपॉन 6। ठीक है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट का आता है। अब ये जो आयनिक इक्वेशंस में हमारे पास, अब देखिए कि जो इक्वेशंस आती हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन के लिए, ये सीबीएसई में तो आयनिक इक्वेशंस के फॉर्म में आता है, और आईएससी के अंदर जो आता है कंप्लीट द इक्वेशन में आता है पूरा। सीबीएसई में भी कंप्लीट में आता है, बट वो आयनिक के फॉर्म में आता है, और आईएससी के अंदर जो आता है कंप्लीट इस तरह से लिखने में आता है। तो जब आपको ये लिखना है तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, राइट। कंपटीशन में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन किसकी वजह से बच्चे, नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है उसकी वजह से, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है एसिडिफाइड मीडियम। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में है तो हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं, पहले आयनिक इक्वेशन में देखेंगे और उसके बाद हम किसमें देखेंगे, इसको नॉर्मल इक्वेशन में देखेंगे। तो देखिए डाइक्रोमेट Cr2O7 जब भी आयनिक इक्वेशन होगी तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा याद रखनी है आपको, इसी तरह से होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। Cr2O7 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव बन गया, राइट। मैंने क्या बताया था, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बैलेंस की जाती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन 11 का कांसेप्ट भी बच्चे। तो यहाँ पर क्रोमियम 2, यहाँ पर 1 है, ये 2 आ गए। इसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है, जहां साइड डेफिशिएंट है वहां पर उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए। उसके बाद आपको चार्ज में क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, 7 2 14, ये आ गया 14H पॉजिटिव। इसके बाद आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज। अब चार्ज करना है, यहाँ पर कितना है, +14 और -2 प्लस के 12, यहाँ पे कितना है 2 3 6 प्लस के 6, कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर करने के लिए +6 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी आयनिक इक्वेशन के लिए बैलेंस करने के लिए, राइट। किसके लिए, जब भी हम डाइक्रोमेट के लिए लिखेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में कर देगा, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में कर देगा, फेरस को फेरिक में कर देगा, हैलोजन एसिड से हैलोजन बाहर निकाल देगा। ये हमने पहले भी देखा है जब हमने HCl और HCl की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस टाइम हमने देखे थे, या फिर क्लोरीन की प्रिपरेशन में भी देखा था, ठीक है। सल्फाइड्स को सल्फेट में कर देगा। अभी हम रिएक्शन देखेंगे बच्चे इसके बाद ही, राइट। थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कर देगा, इसमें कर देगा, थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कर देगा, ठीक है बच्चे। सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें कर देगा,
सल्फ्यूरिक एसिड में कर देगा। ठीक है बच्चे। फिर जो हमारी एल्डिहाइड है उसको किस में कर देगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है जी। अगर आपके पास अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में और एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शंस है। तो लेट्स सी, पहले आयनिक देखते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको जनरल रिएक्शन बताऊंगा कि एसिडिफाइड मीडियम में किस तरह से करना है। तो पहले आयनिक, जैसे कि हम लिखते हैं फेरस से फेरिक करना है। ये हमारे पास फेरस है, ये हमारे पास फेरिक। बच्चे मैं इसी में बता रहा हूँ ये बैलेंस किस तरह से करने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में मैं नहीं बताऊंगा कि सेम तरीका इसी तरीके से बैलेंस होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन और बैलेंस करने का तरीका वही रहेगा। फिर KMnO4 के अंदर सिर्फ हम बेसिक मीडियम वाली देखेंगे। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आयरन एक है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या बैलेंस नहीं है आपका, चार्ज। क्या नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, अगर यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, राइट। तो ये भी क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, चार्ज बैलेंस हो गया। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस करनी है तो ये हमारी इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सर इक्वेशन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास क्या आएगा, 6 Fe2 पॉजिटिव, 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ऐड कर दो दोनों तो क्या आ जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो इसको नहीं लिखेगा, प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव gives 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O plus 6 Fe3 positive. Now this equation is balanced. ठीक है बच्चे। सो फेरस को इसने क्या कर दिया, फेरिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसने, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखते हैं। सो K2Cr2O7 पूरा इक्वेशन में reacted with acidified ferrous sulfate, तो ये क्या करेगा, ये आपको देगा सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर हमेशा आएगा, प्लस जिसको चेंज कर रहा है वो फेरस को फेरिक में, तो यहां पर फेरिक सॉल्ट आएगा। ठीक है। यहां पर जो सॉल्ट है इसके आएंगे। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और फेरिक सल्फेट। ठीक है बच्चे। बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे जैसे हमने यहां पे देखा है। बैलेंस करने के लिए सेम टू सेम इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो एसिडिफाइड फेरस सल्फेट जो होगा वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके पास आता है कि हम देख लेते हैं कि आर्सेनाइड को आर्सेनेट में कैसे करेगा। क्या, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में। अब ये देखिए ASO3 नेगेटिव से ASO4 3 नेगेटिव। यहां पर आर्सेनिक एक है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर 3 है। जहां पर ऑक्सीजन कम होती है वहां पर क्या कर देते हैं, हम पानी के मॉलिक्यूल डाल देते हैं। अब कितने ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है तो एक पानी का मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमें हाइड्रोजन बैलेंस करनी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो ये 2H पॉजिटिव आ गए। इसके बाद हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है, चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ -3, ये -3, यहाँ पे +2 है तो ये +2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन बराबर आ गया चार्ज हमारे पास दोनों साइड। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो
इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3ASO3 3 नेगेटिव प्लस 3H2O gives 3ASO4 3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये देखिए कि आपके पास अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो Cr2O7 2 नेगेटिव, H यहां पर 14 है, यहां पर 6 है, तो 14 में से 6 गए तो कितना बच गया, 8। नेट देखा जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, प्लस 3ASO3 3 नेगेटिव। अब वाटर देखा जाए, यहां पर 3 वाटर है, यहां पर 7 वाटर है, तो राइट साइड पे कितने आ जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, कितने आ जाएंगे राइट साइड पर हमारे पास, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, दिस इज नाउ बैलेंस्ड। तो ये क्या हो गई, अब हमारे पास बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है बच्चे, सो ये हमने क्या किया, आर्सेनाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड आर्सेनाइड टू आर्सेनाइड। अब सपोज हम सल्फाइड से सल्फर देखते हैं, क्या देखते हैं, सल्फाइड से सल्फर। आपको क्या दे देते हैं, S2 नेगेटिव से S दे दिया, यहां पर S एक है, यहां एक है, क्या बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम इक्वेशन ये है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3S2 नेगेटिव 3 सल्फर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट इफेक्ट क्या आएगा, Cr2O7 2 negative plus 14H positive then plus 3S2 negative gives 2Cr3 positive plus 7H2O plus 3S। ठीक है बच्चे, ये हमारी आयनिक इक्वेशन हो गई, किसकी, इसके लिए। अगर हम इसको नॉर्मल में लिखें तो हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, एसिडिफाइड मीडियम में है, किसके साथ कर रहे हैं, H2S के साथ कर रहे हैं, तो आपको क्या देगा, सॉल्ट वाटर और सल्फर सल्फाइड को किसमें कर रहा है, सल्फर में कर रहा है, तो सॉल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और सल्फर। तो अभी आप सिंपल बैलेंस कर सकते हो, राइट। ठीक है बच्चे, फिर अगर हम आयोडाइड से आयोडीन देखें, अगर हम आयोडाइड से आयोडीन को देखें, इसी इक्वेशन में देख लेते हैं हम आयोडाइड से आयोडीन के लिए। अब आयोडाइड है हमारे पास, इससे हमने क्या बनाया, I2 बनाया। अब ये देखिए यहाँ पर I2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहला तो यहाँ पे 2 आ गए। अब उसका चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर ये भी -2। अब बैलेंस करनी है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को ऐड कर दो आप। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव 6I नेगेटिव, ये देन उसके बाद 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2। ये आपके पास इक्वेशन होगी, किसके लिए, जो आपके आयोडाइड के, किसका है ये, आयोडाइड के लिए। ठीक है बच्चे, अब नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपके पास कोई भी आयोडाइड है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड मीडियम में, और हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये क्या देगा, सॉल्ट वाटर और आयोडीन, तो K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस वाटर और आयोडीन। अब यहां से इसके हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे,
So these are the various method to convert these salts. ठीक है, अगर हमारे पास सल्फाइड होता तो सल्फाइड को सल्फेट में कर देता, क्या सल्फाइड को सल्फेट में कर देता। ठीक है बच्चे, तो देख लेते हैं इसका भी। SO3 टू नेगेटिव से SO4 टू नेगेटिव, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आएंगे, राइट। यहाँ पे 2 नेगेटिव ऑलरेडी, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस करके चार्ज बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या दे देगा, ये आ जाएगा 3SO3 टू नेगेटिव प्लस 3H2O gives 3SO4 टू नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करेंगे इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस 14H और यहाँ पर 6H, कितने बच गए बेटा, 8H पॉजिटिव प्लस 3SO3 टू नेगेटिव। अब वाटर देखा जाए, यहाँ पर 3 वाटर है, यहाँ पर 7 वाटर है, तो इस साइड कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 टू नेगेटिव, ये हमारे पास बन गया। अब अगर देखा जाए, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ट्रीटेड विद H2SO4 और हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फाइड। तो क्या करेगा भाई, सॉल्ट देगा, वाटर देगा और सल्फाइड को किसमें कर देगा, सल्फेट में कर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्राइट को नाइट्राइट में भी कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, राइट। हैलोजन एसिड्स वाला भी देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी देखी हुई है वैसे, बट फिर भी हम उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एसिड है, तो उसमें क्या होगा, क्लोराइड होगा। क्लोराइड को किसमें कर देगा, क्लोरीन में करेगा। क्लोराइड को किसमें करेगा, क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा। कौन, जो आपके पास, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट हैलोजन एसिड में डालेंगे तो वो हैलोजन एसिड से हैलोजन को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, हैलोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन हमारे पास हमने ऑलरेडी देखा हुआ, तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं। K2Cr2O7 और अगर हम HCl के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड, तो क्या देगा, सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन दे देता है। अब सॉल्ट क्या आता है, KCl, फिर CrCl3, वाटर और क्लोरीन। याद रखना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर कॉन्ग्रेचुअल करते हैं सॉल्ट, वाटर और ऑक्सीजन आता है, HCl के साथ करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन आता है। क्या आता है, सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन आता है। ठीक है बच्चे, इसकी मैंने आपको स्टैंडर्ड बैलेंस करने के तरीके बताया, जितने ऑक्सीजन होते हैं उसका डबल आप कर देंगे तो HCl आ जाएगा, उसके हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन था। फिर हमारे पास एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या, CrO5 का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, आपसे पूछ लेते हैं। तो CrO5 के अंदर आपके पास जैसे क्रोमियम हो, राइट, ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर डबल। ये आपके पास CrO5 का
ऑक्सीडेशन जो आता है, ये स्ट्रक्चर आता है CrO5। ठीक है, अगर डाइक्रोमेट को हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डालते हैं, Cr2O7 negative when added to acidified hydrogen peroxide, तो वो क्या करता है, CrO5 बना देता है। क्या बना देता है? प्लस वाटर। ठीक है बच्चे, अब ये जो होता है, इसमें जो कलर होता है इसका वो फेड हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6। ठीक है जी। फिर जो आपके पास डाइक्रोमेट और क्रोमेट है, उसके अंदर कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई द कलर डिफरेंस इज देयर। तो कलर डिफरेंस जो होता है डाइक्रोमेट और क्रोमेट में, ऑलरेडी मैं वैसे आपको पहले बता चुका हूं। तो डाइक्रोमेट हमारे पास कैसा है? ऑरेंज। डाइक्रोमेट हमारे पास कैसा है? ऑरेंज। और क्रोमेट जो है वो कैसा हमारे पास? राइट, येलो है। कैसा है? येलो। सो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के अंदर जो चेंज आता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू momentarily transfer of charge from oxygen to metal। अब ऑक्सीजन जब चार्ज होगा तो O2 नेगेटिव से वो क्या बन जाएगा? O नेगेटिव आ जाएगा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। राइट, तो इसमें जो डाइक्रोमेट है वो +6 से +5 हो जाता है। इट इज ड्यू टू द मोमेंटरी ट्रांसफरेशन ऑफ चार्ज। में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से +5 हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कलर चेंज आता है। अब हमारे पास जैसे कि CrO4 नेगेटिव है, तो CrO4 नेगेटिव में हमारे पास क्रोमेट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। राइट, यहां पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। फिर हमारे पास किसका? क्रोमेट का स्ट्रक्चर। अब क्रोमेट के अंदर सारे CrO बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, और डाइक्रोमेट जो होता है उसमें क्या है? दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ जाते हैं। अब दो टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ जाएंगे, इसमें डाइक्रोमेट के अंदर जो हमारे पास डाइक्रोमेट होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ये स्ट्रक्चर आता है। इसमें ये CrO बॉन्ड जो है, CrO बॉन्ड ये इक्वल लेंथ के होते हैं 6, और ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जो CrO बॉन्ड आता है ये अलग लेंथ का होता है, जबकि बाकी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 बॉन्ड होते हैं, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पर जो कलर चेंज आया डाइक्रोमेट और क्रोमेट के अंदर, वो किसकी वजह से है? वो किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड इट इज नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ठीक है जी, वो DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता है, वो किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन टू द मेटल, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो O2 नेगेटिव से O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये तो थे हमारे पास क्या? जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन था हमारे पास किसका? हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी प्रिपरेशन आ जाएगी, उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वगैरह आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन तो सारे के सारे सेम ऐसे ही रहेंगे जो हमने पढ़े थे यहाँ पर। इसमें हम जो वेरिएशन है जो हमारी एक्वस सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन के, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और न्यूट्रल में, वो देखेंगे। बाकी हम इसकी प्रिपरेशन वगैरह देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, वो पोटेशियम परमैंगनेट जो बनता है वो कहां से बनता है?
जो हमारा पैरासाइट ओर होता है। क्या होता है? पैरासाइट ओर जो होता है। पैरासाइट ओर क्या था? MnO2, ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? MnO2 जो होता है हमारा पैरासाइट ओर होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पैरासाइट ओर है इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, या तो अल्कली की प्रेजेंस में करवा देते हैं या पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास पैरासाइट ओर है इससे पहले क्या बनेगा स्टेप, पैरासाइट से हम पहले क्या बनाएंगे, वी विल फॉर्म मैंगनीट। ठीक है, मैंगनीट बनेगा, मैंगनीट से फिर हम परमैंगनेट बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो पहला जो हमारे पास है कि हमारा जो पैरासाइट ओर है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज पैरासाइट, इट इज ट्रीटेड विद KOH और O2, या फिर हमारे पास MnO2 है, हम उसको पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कर सकते हैं। जो हमारे पास KOH है, हम KOH को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कर लीजिए या फिर आप पोटेशियम क्लोरेट के साथ कर लीजिए। ठीक है, तो मींस आपका क्या है कि पैरासाइट ओर को हम अल्कली के साथ करते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, राइट, या फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो वो हमें क्या देगा, इट विल गिव सॉल्ट, वाटर एंड मैंगनीट। क्या देगा? सॉल्ट, वाटर एंड मैंगनीट। अब सॉल्ट, वाटर और मैंगनीट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें देखें K2MnO4 मैंगनीट हो गया, वाटर हो गया, राइट, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, Kc। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ गया, K2MnO4 हो गया, वाटर आ गया और KNO2 हो गया। क्या हो गया? KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड बन गया, राइट। अगर हम KOH और ऑक्सीजन के साथ देखें तो पोटेशियम मैंगनीट और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर। और अगर हम इसमें देखें तो जब कार्बन तो हमारे पास पोटेशियम मैंगनीट और CO2। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। किसी भी स्टेप से हम बना सकते हैं पैरासाइट ओर को हमने KOH, ये याद रखो, इससे पहले भूल जाना, पोटेशियम जो हमारे पैरासाइट ओर है KOH के साथ O2 या ऑक्सीजन एजेंट KNO3 के CO3 के साथ कर रहे हैं, तो हमें क्या सॉल्ट और वाटर तो बन ही रहा है, सॉल्ट वाटर। जो हमारे पास पोटेशियम मैंगनीट, पोटेशियम मैंगनीट, वाटर वाटर वाटर। और क्या है, अगर ऑक्सीजन एजेंट ले रहे हैं तो KNO, आपके पास नाइट्रेट है तो नाइट्राइट आ जाएगा उसका, और क्लोरेट है तो क्लोराइड आ जाएगा, और अगर आपके पास सिंपल ऑक्सीजन थी तो वाटर निकल गया, और अगर आपने पोटेशियम कार्बोनेट के साथ किया तो मैंगनीट और CO2। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप क्या है कि आप मैंगनीट जो बनाया है उसको परमैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? मैंगनीट जो बना है उसको परमैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब परमैंगनेट में करेंगे, एक तो आपके पास क्या है, ये रिएक्शन है, इसका रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मैंगनीट आया उसके अंदर हमने CO2 पास कर दी। अब CO2 पास कर दी तो MnO2 क्या आ गई आपके पास, यू विल गेट। ठीक है जी, अगर आप CO2 डालेंगे तो आपके पास MnO2 आएगा, K2CO3 आएगा और KMnO4 आएगा। ठीक है बच्चे, अगर आप एक्सेस में ट्राई करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम परमैंगनेट आ सकता है। दूसरा क्या है कि हम क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, K2MnO4 में हमने क्लोरीन गैस पास कर दी,
अब क्लोरीन गैस पास कर दी तो हमारे पास पोटेशियम मैंगनेट और क्लोरीन है, तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। हमारे पास क्या आ जाएगा, KMnO4 और KC। ठीक है, या फिर हम क्या कर देते हैं कि हम ओजोन पास कर देते हैं, मोइस्ट ओजोन। ये हमने पढ़ा हुआ था ओजोन की रिएक्शन में कि हमारे मैंगनेट जो मैंगनेट होता है उसको परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये क्या करेगा, मैंगनेट को जो परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देगा, KOH आएगा और O2 आएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, राइट, इसको प्रिपेयर कर लिया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मेथड है ये अनइकोनॉमिकल होता है, नॉट फिजिबल, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है और वो रीकन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। ठीक है बच्चे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी हमारे पास, कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जो मैंगनेट है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या कर देगा, इट विल गिव हमारे पास MnO4 2 नेगेटिव। हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल गिव MnO4। ठीक है बच्चे, हमारे पास MnO4, तो मैंगनेट से हमारे पास क्या बन गया, परमैंगनेट बन जाता है। ठीक है बच्चे, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हम इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखेंगे। कलर देखा है इसका कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। कलर कैसा होता है इसका, पर्पल कलर होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर। अब जैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते थे क्या बनता था, क्रोमेट बनता था। ऐसे ही अगर हम किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे, पहला हीट, सो इफ वी हीट पोटेशियम परमैंगनेट तो वो क्या करेगा, जैसे वो बनाता था पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम मैंगनेट में कर देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सो K2MnO4 MnO2 और ऑक्सीजन। जैसा उसमें हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड आता है, राइट, सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर अगर हम H2SO4 डालते हैं, जैसे उसके अंदर डालते थे कोल्ड भी डालते थे और कंसंट्रेटेड भी डालते थे। अगर कोल्ड डालते हैं जैसे उसमें बनता था हमारे पास एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपके पास KMnO4 है, आपने क्या किया, H2SO4 डाला, क्या किया, H2SO4, तो ये क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, जैसे उसमें बनती थी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और वाटर। ठीक है, अब ये जो Mn2O7 बनती है ये फर्दर क्या कर जाती है, डिकम्पोज कर जाती है, MnO2 और O2 दे देती है। क्या दे देती है, MnO2 और O2 दे देती है डिकम्पोज होने पे। ठीक है, फिर अगर हम हॉट और कंसंट्रेटेड डाल देते हैं, जैसे उसके अंदर होता था पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या देता था, सॉल्ट, वाटर और ऑक्सीजन देता था, ये भी आपको क्या देगा, इट विल आल्सो गिव सॉल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो KMnO4 treated with H2SO4 concentrated, it give salt, वाटर और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का काम करेगा। अब ये देखिए क्या देगा, K2SO4 MnSO4 वाटर और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारे पास जो पोटेशियम मैंगनेट है, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ
ऑक्सीजन इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, तो KMnO4 जो है ये एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डालेंगे तो वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, अब इसके ऑक्सीजन प्रॉपर्टी क्यों है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। अब वो सारी प्रॉपर्टी सारी की सारी वही रहेंगी, सल्फाइड से सल्फेट, सल्फाइड से सल्फर बन जाएगा, सल्फाइड से सल्फेट हो जाएगा, आयोडाइड से आयोडीन हो जाएगा, नाइट्राइड से नाइट्रेट हो जाएगा, राइट, आर्सेनाइड से आर्सेनेट, फिर उसमें एक चीज छोड़, ऑक्सलेट जो होता है बच्चे, क्या ऑक्सलेट C2O4 नेगेटिव से वो CO2 बन जाता है, ये भी याद रखो। इसको करके दिखाऊंगा मैं बाकी, ये क्योंकि छोड़ देना, इसमें हम KMnO4 में देखेंगे। तो पहले हम इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, हम उसकी बात करेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में डालेंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या आता है, फिर इस इक्वेशन को देखते हैं। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं जैसे उसमें था, क्योंकि आयनिक बैलेंस करने की इसमें भी आती है। सो जैसे MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर एक मैग्नीज है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स वाटर क्या है, यहाँ पर कितने 4 2 8 H है, यहाँ पे एक भी नहीं, तो 8H पॉजिटिव हो गए, क्या हो गए 8H पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या होगा, हमें चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना प्लस का 7 है, यहाँ प्लस का 2 है, कितना चाहिए +5 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट को बैलेंस करने के लिए। MnO4 नेगेटिव + 8H पॉजिटिव + 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव + 4H2O। इसका भी मास पूछ लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, मोलर मास अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास 5। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम एसिडिक मीडियम के अंदर से देख सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, ऑक्सलेट को इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, इसमें कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। इसको बैलेंस करके देखते हैं, C2O4 नेगेटिव, ये आपको CO2। अब C2O4 नेगेटिव से CO2 है, पहला काम क्या होता है बच्चे, हमें बैलेंस करना होता है किसको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के। यहाँ पे कार्बन 2 यहाँ पे कार्बन 1 है 2। अब इसके बाद क्या देखना होता है आपको, ऑक्सीजन देखनी होती है, ऑक्सीजन 2 + 4 यहाँ पे भी 4 है। इसके बाद क्या देखना होता है, चार्ज, यहाँ पे कितना -2 है, यहाँ पे कितना है 0 है, -2, राइट। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव + 16H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन, राइट, gives 2Mn2 पॉजिटिव + 8H2O। ये तो हमारी ये वाली होगी। इसमें क्या आएगा, 5 of C2O4 नेगेटिव gives 10 of CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी दूसरी है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव + 16H पॉजिटिव + 5 C2O4 नेगेटिव gives 2Mn2 पॉजिटिव + 10 of CO2 + 8 of H2O। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है बैलेंस के लिए, किसकी, जो हमारी ऑक्सलेट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, राइट। अब इसका जनरल रिएक्शन भी वही होगा, सॉल्ट वाटर, क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, जैसे उसमें था इसमें भी ऐसे रहेगा। अब सपोज मेरे पास क्या है कि ऑक्सैलिक एसिड ले लेता हूं, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये देखिए कि KMnO4 + H2SO4 + COOH ट्वाइस ऑक्सैलिक एसिड है बच्चे, तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट
मैंगनीज सल्फेट, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेट को वो CO2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है? ऑक्सीडेट को CO2, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ले लेता डायरेक्टली, बाकी बैलेंसिंग उसी तरह से ही है, तो क्या करता? सॉल्ट, वाटर और आयोडीन देता, तो पोटेशियम सल्फेट आता, मैंगनीज सल्फेट आता, वाटर आता और आयोडीन आता। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारे पास इसमें एसिडिक मीडियम में ये चलता। अब मान के चलो हमारे पास बेसिक मीडियम में होता, ठीक है, इसमें बेसिक मीडियम। हम बेसिक मीडियम की इक्वेशन देखते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन बेसिक मीडियम, अब आपके पास बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, हमेशा रिएक्शन जो रहता है वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास परमैंगनेट आयन जो है वो जब बेसिक मीडियम में होगा तो वो MnO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? MnO2, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे करते हैं? पहले स्टैंडर्ड तरीका था वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बैलेंस करना, एक एक। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जहां साइड कम होंगे वहां पर क्या करेंगे? उतने पानी के मॉलिक्यूल डाल देंगे। क्या कर देंगे? उतने पानी के मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करते हैं? जहां साइड अब H बैलेंस करना है तो जहां H बैलेंस है, जहां साइड डिविजन है, उतने H पॉजिटिव डालते हैं और उतने ही OH नेगेटिव दोनों साइड डाले जाते हैं। पहले ही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए कितने 2 × 4 है, अब 4 है तो ये क्या हो गया? 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव, और इतने ही 4OH नेगेटिव यहाँ पे आ गए। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर पानी बना लेंगे, 4 मॉलिक्यूल पानी के, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। यह है। अब चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -1 है, तो -4 कैसे आएगा? प्लस के 3 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब बेसिक मीडियम में हमारे पास ये है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आता है वो कितना आ जाएगा? इट विल बी m/3। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? m/3, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जब ये कन्वर्ट कर देते हैं, अब जब बेसिक मीडियम में हम कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में हमारे पास रिएक्शंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास आयोडाइड है, वो आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चे। क्या? अगर आपके पास बेसिक मीडियम होगा तो वो क्या करेगा? आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आयोडाइड हमारे पास क्या होता है? I नेगेटिव, और आयोडेट क्या होता है? I3 नेगेटिव, ठीक है बच्चे। सो आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कौन करेगा? आयोडाइड को आयोडेट में, अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो वो उसको आयोडाइड को आयोडेट में कर देगा, ठीक है बच्चे। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट को हम किसके साथ कर रहे हैं? वी आर ट्रीटिंग इट विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में हो, राइट हो ना, तो हमें क्या दे देगा? इट विल गिव MnO2 प्लस KOH प्लस हमारे पास KI3, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आयोडाइड से आयोडेट को कर देगा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम के अंदर। ऐसे ही हमारे पास जो इथाइलिन होगी, इथाइलिन को वो किस में कर देगा? ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन देता है, उसकी वजह से वो उसका ऑक्सीडेशन करा देगा और वो डायोल्स बना लेता है, इसमें डायोल्स। तो जैसे कि हमारे पास
C2H4 है, राइट। ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा और उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ये आपको क्या दे देगा, इट विल गिव विसनल डायमंड्स, राइट और नॉट। तो आपके पास जो MnO4 नेगेटिव है वो किस में बदल गया, आपका MnO2 के अंदर बदल जाता है, राइट, प्लस KOH। ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो ओवरऑल देखा जाए, आप चाहे एसिडिक मीडियम में करो चाहे बेसिक मीडियम में करो, अगर आप उसमें करते हैं, इसमें बेसिक मीडियम में करते हैं तो न्यूट्रल हमारे पास ये है, और अगर हम बेसिक मीडियम में देखते हैं तो रिएक्शन हमारे पास ओवरऑल यही आता है, बट पहले वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है कि हमारा जो परमैंगनेट होता है वो मैंगनेट में बदल जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी फर्दर रिडक्शन होती है और वो MnO2 बना लेता है। मींस बेसिक मीडियम में वो 2 स्टेप प्रोसेस में जाता है, किसमें जाता है, 2 स्टेप प्रोसेस में। ठीक है बच्चे। पहले क्या करेगा वो, बेसिक मीडियम में जब आएगा तो आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट होगा, और पोटेशियम मैंगनेट फिर वापस मैंगनीज डाइऑक्साइड में होता है। ठीक है बच्चे। फिर अगर हम देखें न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो ये सोडियम थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, इसको सोडियम थायोसल्फेट को सल्फेट और उसमें कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं, तो हमारे पास KMnO4 है, राइट। KMnO4 के अंदर हम सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं Na2H2O3, किसके मीडियम में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब इसमें डाला गया है ये थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास MnO2 और KOH वैसे आ रहे थे, और थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चे। ऐसे ही हमारे पास जो मैंगनीज सल्फेट है ये उसको किसमें कर देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, न्यूट्रल में। KMnO4 को हम मैंगनीज सल्फेट के साथ करते हैं, ठीक है जी, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये जो आपके पास मैंगनीज सल्फेट है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर कर देगा। ठीक है जी, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और आपके पास यहाँ पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा प्लस H2SO4 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास न्यूट्रल में होगा, और सल्फाइड को किसमें कर देता है, सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। एसिडिक मीडियम में भी करता है ये सल्फाइड को सल्फर में, बट जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर भी कर देता है। ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि जो आपकी इक्वेशंस हैं ये किस तरीके से आपकी काम जो आ रही है इसके अंदर, कि आयोडीन से आयोडेट जो है हमारे पास किस तरीके से बना था। ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास जो कलर डिफरेंस आता है वो कलर डिफरेंस हमारा किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर मैंगनेट है इनके अंदर जो कलर चेंज आता है वो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द मोमेंटली ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कि आपके पास जो कलर चेंज आएगा वो भी किसकी वजह से आएगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। ठीक है जी। MnO4 नेगेटिव और MnO4 2 नेगेटिव, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, तो इसका कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। ठीक है। तो ये कलर चेंज जो आता है वो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जो हमारे पास चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, कलर चेंज आएगा। ठीक है बच्चे। इट इज ड्यू टू momentary transfer of charge that the color of the compound is being formed. ठीक है बच्चे।
तो हमारे पास जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल होता है। हमारे पास मैंगनीज है, राइट। अब मैंगनीज में हमारे पास ऑक्सीजन की, अब देखो MnO को नेगेटिव में हमारे पास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +7 आती है। क्या आती है? +7 आती है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास मैग्नेट। अब इसके अंदर जो आ रहा है वो किस वजह है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कलर इज बीइंग चेंज। ठीक है जी, जैसे हमारे पास क्रोमेट था ऐसे हमारे पास मैग्नेट में होता है। इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज हो जाती है। कहां से कहां? +7 से +6 में चेंज हो जाएगी। क्यों होगा? O2 नेगेटिव से वो O नेगेटिव, मोमेंटली ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑक्साइड से मेटल के पास जाता है, इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इसको हम बेयर्स एजेंट भी कहते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए आता है। अल्कीन्स और अल्केन्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास आयनिक इक्वेशन अगर हम देखें आयोडेट वाली, तो हम उसको भी देख सकते हैं। आयनिक इक्वेशन के हिसाब से भी हम उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने वो तो देख लिया कंप्लीट कैसे है। आयनिक इक्वेशन देखते हैं। मैंने क्या कहा आपको? आयोडाइड से आयोडेट बन रहा है, राइट। आयोडाइड से आयोडेट। अब आयोडाइड से आयोडेट बन रहा है तो पहला काम हमारे पास क्या होता है? बैलेंस करना बराबर है। इसके बाद क्या देखते हैं हम? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। 3 मॉलिक्यूल्स आ गए। यहाँ पे कितने? 6 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर 6 H पॉजिटिव और 6 OH नेगेटिव आ गए, और इतने ही OH नेगेटिव हमने यहाँ पर डाल दिए, राइट। इसके बाद हम क्या बैलेंस करते हैं? चार्ज देखते हैं, राइट। अब यहाँ पर वैसे देखो ये 6 मॉलिक्यूल पानी के हो गए और ये 3 हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? I नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस 3H2। अब इसका चार्ज बैलेंस करना है। यहां पर देखिए हमारे पास कितने हैं? इट इज -7। क्या है? -7। और यहां पर कितना है? -1। तो कितना चाहिए? +6 इलेक्ट्रॉन, जब भी जाके -7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब बैलेंस करना है भाई। यहां पर हमारे पास 3 है, यहां पर हमारे पास 6 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये जो था हमारे पास क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और उनके ऑक्सीडाइजेशन थे। ये बेटा नोट डाउन कर लो। कभी कभी बच्चा MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, तो MnO4 नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाता है? मैंगनीज होगा। क्या होगा? मैंगनीज। अब मैंगनीज के साथ इसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होता है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, सो इस लेक्चर में हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में जो है हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स और उनके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।